मित्रों नमस्कार। आप हमारी ये जो विशेष सीरीज़ है भारत के आज़ाद होने को लेकर, उसके पार्टीशन को लेकर और जिन्ना के नज़रिए से चीज़ों को हम देखने की कोशिश कर रहे हैं और कई जो कड़ियाँ हैं हमारी वो अब तक आ चुकी हैं। आज की ये जो कड़ी है वो 38 में जिन्ना क्या कर रहे हैं, वो तमाम गतिविधियाँ किस तरह से वो अपनी लीग को मजबूत करते हैं और उसके बाद फिर जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होती है और जिन्ना एक तरह से बिल्कुल नई तरह के जिन्ना के रूप में स्थापित होते चले जाते हैं। वो चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो फिर अंग्रेज़ हुकूमत हो, उनको एक अलग तरह से लेना शुरू करती है। पर यह सब कुछ बहुत जल्दी बहुत एब्रप्टली पर बहुत स्विफ्टली होता है, बहुत प्रभावशाली ढंग से होता है। और जिस तरह से सर ने शुरू में कहा था कि अब से जो जिन्ना अपने जो कदम लेने शुरू करेंगे बहुत ही सोचे समझे और वो ऐसे होंगे कि जिसका तोड़ नहीं होगा। तो उसी तरह की चीज़ें इस साल में हम देखने वाले हैं। तो आइए आज के लेक्चर में प्रवेश करते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना और भारत का विभाजन, इस श्रृंखला में कल तक जहां हमने बात समाप्त की थी उससे आगे आज शुरू करते हैं। कल हमने चर्चा की थी 1937 का ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का लखनऊ सेशन और उसके बाद 1938 अप्रैल तक हमने चर्चा की थी। तो 38 के वर्ष के दौरान की जो मोहम्मद अली जिन्ना की गतिविधियां थी या मुस्लिम लीग की, और वो कैसे सारी गतिविधियां प्रवृत्तियां सारी पार्टीशन ऑफ इंडिया की तरफ जा रही हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे आज हम। और आज की चर्चा को हम 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार जब शुरू हुआ तो उस समय कांग्रेस, मुस्लिम लीग और कांग्रेस ब्रिटिश राज के बीच में क्या बातचीत हुई थी और वो पार्टीशन ऑफ इंडिया के तौर पे वो समय कैसा महत्वपूर्ण था, कितनी उसकी फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस थी, वहाँ तक हम आज डिस्कस करेंगे। अब 38 के वर्ष के दौरान यदि हम थोड़ा गहराई से ध्यान से देखें, जैसा कि हम बार बार फोकस कर रहे हैं कि हम जिन्ना की तरफ देख रहे हैं, अभी जिन्ना क्या कर रहे थे और जिन्ना की लीडरशिप के अंतर्गत मुस्लिम लीग क्या कर रही थी। तो 38 के वर्ष के दौरान जो पहली बात मुझे नज़र में आती है, मोहम्मद अली जिन्ना का फोकस मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस पे हो गया था। उनका पूरा ध्यान वहाँ पे केंद्रित है। तो वहाँ की जो मुस्लिम लीडरशिप थी वो उसके लगातार संपर्क में है, उनके साथ पत्र व्यवहार भी नज़र आता है या उनके साथ बातचीत भी नज़र आती है, जिसका लेखा जोखा हमें मुस्लिम लीग के दस्तावेज जो है उनमें मिलता है या मोहम्मद अली जिन्ना के जो पत्र व्यवहार हैं उनमें भी मिलता है। जैसे यदि इसमें हम पंजाब की बात करें, सर सिकंदर हयात खां जो कि प्रीमियर थे और यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार, और ये स्वीकार हो गया था कि बाकी सभी मुस्लिम सदस्य मुस्लिम लीग के होंगे, लेकिन मुस्लिम लीग की अपनी भी लीडरशिप थी उस समय। मोहम्मद इकबाल तो अप्रैल में चले गए थे, उसके पश्चात नवाब शाहनवाज, ममदूद और मलिक बरकत अली, मियाँ बशीर अहमद, गुलाम रसूल इत्यादि, और धीरे धीरे ये नाम फिर जो है बढ़ते रहते हैं। तो लगातार हम देखते हैं कि 38 और 39 के वर्ष तक हम अगर देखें, मोहम्मद अली जिन्ना जो है लगातार इनके संपर्क में हैं और इनके जो आपस में मतभेद हैं उनको निपटाने का प्रयत्न करते हुए भी नज़र आते हैं। और विशेष तौर पे इनके माध्यम से मुस्लिम लीग जो है रीजनल लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और जो है विलेज लेवल पे अपनी जो है शाखाओं को स्थापित कर सके, मेंबरशिप बढ़ा सके, ऐसा मुस्लिम लीग, ऐसा हमें जिन्ना का प्रयत्न नज़र आता है। और ऐसा करते हुए वो कई बार यहाँ तक कि मुस्लिम लीग की लीडरशिप की अपेक्षा सिकंदर हयात खां की बात को अधिक स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि उनका मकसद ये था कि मुस्लिम लीग की स्थिति बने और राष्ट्रीय स्तर पे अपने आप को इनके माध्यम से मजबूत करें। जो काम उन्होंने पंजाब में किया, यही काम हमें बंगाल में, सिंध में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में भी नज़र आता है। बंगाल में सरकार फजलुल हक की है, कोलिशन गवर्नमेंट चल रही है, मुस्लिम लीग उसमें समर्थन कर रहा है, HS सोहरावर्दी थे या उसमें मोहम्मद निज़ामुद्दीन है, इन सब के साथ हमें जिन्ना की बातचीत लगातार नज़र आती है। हालांकि ये तीनों अलग अलग हैं, इनमें खिरशक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग के बीच में भी अगर कहीं तनाव है या कहीं आपस में तकरार होती है, उसकी सुलह करते हुए भी नज़र आते हैं। और मुस्लिम लीग के लीडरशिप के भी बीच में तालमेल कोई ज़्यादा अच्छा नहीं था।
चाहे वो HS सोहरावर्दी है और मोहम्मद निज़ामुद्दीन है, तो उनके बीच में भी तालमेल करते हुए नज़र आते हैं ये। तो ये है कि मुस्लिम लीग को मजबूत किया जाए, ये प्रयत्न हमें बंगाल में भी नज़र आता है। यही बात हमें सिंध में भी नज़र आती है। सिंध में गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह जो है, इनकी सरकार है, इंडिपेंडेंट मुस्लिम पार्टी थी, लेकिन मुस्लिम लीग के जो दूसरी लीडरशिप है, गुलाम मोहम्मद सैयद या सदाउल्ला खान, इनके साथ भी बातचीत है। अल्लाह बख्श जो है एक प्रमुख लीडर हैं, उनके साथ भी बातचीत है। और सिंध की जो मुस्लिम पॉलिटिक्स थी ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, या यूँ कहूँगा मैं इन शब्दों को, इनका आपस में तकरार बहुत ज़्यादा है। तो बहुत ज़्यादा जो है मुस्लिम लीग का और जिन्ना का प्रभाव तो ये वर्ष 1942 के बाद ही जाके कहीं बनता है, लेकिन हमें 38-39 में भी जिन्ना यहाँ पे सक्रिय हमें यहाँ भी नज़र आ रहे हैं। उनका समर्थन जो है वहाँ पे उनको प्रांतीय लीडरशिप का मिलना शुरू हो चुका है। इसी प्रकार से यदि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस की तरफ ध्यान दें तो खान अब्दुल गफ़ार खान, फ्रंटियर गांधी जिनको कहा जाता है, रेड शर्ट सरकार थी, कांग्रेस की है, लेकिन वहाँ भी मुस्लिम लीग की लीडरशिप थी। तो मुस्लिम लीग की जो वहाँ पर लीडरशिप थी, अब्दुल रब निस्तार हैं, या मुस्लिम लीग के वहाँ पर जो दूसरी लीडरशिप है, औरंगजेब खान है, उनके साथ इनकी बातचीत हमें नज़र आती है। और उनके बीच में सुलह सफाई करवाना, उनकी तकरार को निपटाना, ये हमें वहाँ भी नज़र आता है। यूनाइटेड प्रोविंस जो कि मुस्लिम माइनॉरिटी प्रोविंस था, वहाँ तो जो मुस्लिम लीडरशिप है वो पक्के तौर पे, स्थायी तौर पे, खुल्लम खुल्ला जो है वो मोहम्मद अली जिन्ना के साथ है, सारी बातचीत कर रहे हैं वो। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना का ध्यान ज़्यादा मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस पे है। जैसे यूनाइटेड प्रोविंसेस की यदि हम बात करें तो यूनाइटेड प्रोविंसेस में चौधरी खालिद जम्मन मुस्लिम लीग के जो प्रधान थे, या राजा ऑफ महदूदाबाद अमीर महमूद अली, या इसके अतिरिक्त जो है नवाब इस्माइल खान, ये पूरी तरह से जिन्ना और जिला को ना केवल सपोर्ट करते थे, बल्कि मुझे ऐसा लगता है, या मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि ये जिन्ना के बहुत सहायक भी है इस समय के दौरान। बाकी जो प्रांतीय लीडर्स की जिनका मैंने नाम अभी बताया, उनके साथ अगर कहीं बातचीत करनी है तो कई बार ये सहायक के तौर पे मोहम्मद जिला का जो है ये समर्थन करते हैं, साथ देते हैं, या उसकी सहायता भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे जिन्ना जो है ना, दो तरह से मेरे को काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। पहला कि वो प्रांतीय स्तर की जो मुस्लिम लीडरशिप है उसको ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बैनर के तले इकट्ठा कर रहे हैं, उसको मजबूत कर रहे हैं। एक, इसलिए उनकी आपसी तकरार में भी हिस्सेदारी करते हैं। अपनी कोई बात जिन्ना यहाँ मनवाते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। या इसी बात को अगर राजनीतिक संदर्भ में कहो तो ये कहोगे कि जिन्ना इनके जो प्रांतीय मामले थे उसमें हस्तक्षेप करते हुए नज़र नहीं आ रहे। वो इससे दूर रहता है, उसको मालूम है कि यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें मुँह खानी पड़ेगी। वो ये नहीं कर रहा है, वो इनके आपसी झगड़ों को निपटा रहा है इन्हीं के माध्यम से और इन्हीं के तरीक़ों से। लेकिन इनको ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बैनर के तरह उसने इकट्ठा कर दिया, और दूसरा इन्हीं के माध्यम से वो जो है निचले स्तर तक, आम मुसलमान तक, इनके माध्यम से यहीं से उसने चलना शुरू कर दिया है। जो हिस्टोरियंस ने, इवन पाकिस्तान के इतिहासकार भी इसको बहुत बाद में जाके देख रहे हैं, वो यहीं से शुरुआत हो रही है। तो जिन्ना की निगाह वहीं पर है। मैंने बताया कि 37 में ही जिन्ना ने अपना गोल क्लियर कर दिया है। 1940 में उसने लाहौर रेजोल्यूशन जो पास किया था, उसकी तैयारी उसकी 38 में चल रही है। यद्यपि उसने कभी ये पाकिस्तान शब्द प्रयोग नहीं किया, ये भी नहीं कहा कि अलग राष्ट्र बनाऊंगा, लेकिन उसकी तैयारी बिल्कुल साफ साफ हमें नज़र आ रही है। क्योंकि जिन्ना जो है बड़ा चतुर पॉलिटिशियन है, कैलकुलेटिव पॉलिटिशियन है, समझदार है। जिन्ना ऐसे नहीं है जैसे कि वो कैम्ब्रिज का वो स्टूडेंट था और जिसने एकदम से जो है वो घोषणा कर दिया 1933 में पाकिस्तान, और वो फिर अखबारों में और कागज़ों में ही रहेगी सारी स्कीम। तो जिन्ना की स्कीम उस तरह की नहीं है। जिन्ना स्कीम कागज़ों में या अखबारों में नहीं रखना चाहता है। जिन्ना को तो उसको बनाना है उस तरीके से। तो इसलिए जिन्ना हमें उस तरफ चलता हुआ नज़र आ रहा है इस समय। ये इसने सारा कुछ किया है। इसी दौरान यदि इस गतिविधियों को और तो हम देखें तो मोहम्मद अली जिन्ना ने 1938 के वर्ष के बिल्कुल आरंभ में, बल्कि 1937 का दिसंबर ही है वो, लेकिन करते करते वो अगला वर्ष आरंभ हो जाता है। इन्होंने कलकत्ता में ऑल इंडिया मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन का निर्माण कर दिया था। और ये ऑल इंडिया मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन का पहला जो प्रेसिडेंट बनाया था वो था राजा ऑफ महमूदाबाद, जिसका बार बार मैंने जिक्र किया है, जो कि बहुत ज़्यादा लॉयल थे जिन्ना के, जो जिन्ना को अपने पिता समान मानते हैं बिल्कुल, और फाइनेंशियल भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और ये जो मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन है ना, बाद में हम इसको पढ़ेंगे, मैं बताऊंगा आपको, वर्ष 1940 कह लीजिए,
बहुत इंपॉर्टेंट तो 42 है, लेकिन फिर भी 40 के बाद तो ये मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस में बहुत भारी एक यूँ कह लीजिए ब्रिगेड है, ये ज़बरदस्त ब्रिगेड थी, फोर्स थी, बहुत बड़ी फोर्स, जिन्होंने पाकिस्तान के नारे को और जिन्होंने अलग स्टेट के नारे को मुसलमानों के घर घर तक पहुंचा दिया था। इन्होंने मुस्लिम फेडरेशन ने बहुत काम किया। तो मुस्लिम फेडरेशन का निर्माण जिन्ना क्यों कर रहा है? मुस्लिम फेडरेशन का निर्माण वो इसलिए कर रहा था। इसी तरह से वर्ष 1940 के दौरान उसने मुस्लिम लीग के भीतर वीमेन विंग की भी स्थापना कर दी थी, जिसमें स्वयं अपनी बहन को बेगम फातिमा जिन्ना, या पंजाब की एक मुस्लिम लीग की बड़ी इम्पोर्टेंट लीडर थी बेगम शाहनवाज खान, या इसी तरह से लियाकत अली खान की जो वाइफ हैं, उनको इसमें जो है इम्पोर्टेंट पोजीशन दी थी। तो बात यह है कि उसने उन्हें अलग से वीमेन विंग जो है वो भी तैयार कर दिया है। तो बाद में बताते भी हैं, कहीं कहीं लेक्चर होगा जहाँ आवश्यकता पड़ेगी फिर मैं बताऊंगा आपको, जिसमें बताते हैं कि भाई महिलाओं को भाई आप घरों से बाहर निकालें, और कोई भी ऐसा राष्ट्र जिसकी महिला उसमें हिस्सेदारी नहीं कर रही है वो सफल नहीं हो पाता। जिन्ना ये बात भी करते हैं बाद में जाके, ये भी है। तो ये महिला विंग की स्थापना 1939 में ही कर डाली थी। 1939 के शुरू में उन्होंने कर लिया था सारा कुछ। तो 38 और 39 के वर्ष के दौरान जिन्ना लगातार हमें इसके ऊपर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये मैं फिर बता रहा हूँ, पाकिस्तान शब्द नहीं है या अलग फेडरेशन नहीं कह रहे, लेकिन उसकी जो एक्शन है वो उसी तरफ जा रहे हैं। फिर इसके बाद अगला जो विषय मुझे नज़र आता है, 1938-39 वर्ष के दौरान इनकी कांग्रेस के नेताओं के साथ भी बातचीत हुई है लगातार, और उसमें दोनों तरफ से बात होती है। और जैसे 1938 के वर्ष में यदि हम देखें, 1938 में नेहरू के लेटर लिखे हुए हमें मिलते हैं, इनको गांधी के लेटर भी मिलते हैं, राजेंद्र प्रसाद के भी इनको लिखे गए हैं लेटर्स, और बाद में 1938 में सुभाष बोस जो है ये प्रेसिडेंट बन गए थे, तो सुभाष बोस के भी हमें लेटर्स मिलते हैं। 38 में पहले जब इनको लेटर लिखा तो इनसे बातचीत की बात कही है जिन्ना ने, जिन्ना को उन्होंने बातचीत के लिए कहा, तो जिन्ना ने उसको कोई जवाब नहीं दिया है ठीक से। और लेटर लिख रहे हैं, राजेंद्र प्रसाद बोस लिख रहे हैं या गांधी लिख रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू लिख रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिन्ना जो है ये वेट कर रहा था कि गांधी के साथ बात हो, तो गांधी ने भी लिखा है। और फिर 1938 के वर्ष में जिन्ना के मालाबार हिल पे गांधी गए हैं अप्रैल में, एक दिन है, और काफ़ी लंबी बातचीत होती है, 3-4 घंटे की बातचीत है। और इसी मालाबार हिल पे 1938 के आरंभिक महीनों के दौरान, मई 1938 या जून 1938, जवाहरलाल नेहरू भी गए हैं जिन्ना के इस मकान पर, जो नया मकान मालाबार हिल पे उसने बनाया था। तो वहाँ उसने विज़िट, इसी तरह से 1939 में इन्होंने वर्ष 1938 में 2 जगह नए मकान बनाए हैं जिन्ना ने, शानदार इसके जो मकान है, मालाबार हिल बॉम्बे, और दिल्ली में औरंगजेब रोड पे इन्होंने जो अपना डिप्लोमेटिक जो एरिया था वहाँ पे मकान खरीदा था। तो दिल्ली आते थे क्योंकि सारी, अब इसको पता है कि आगे बातचीत दिल्ली में होनी है, तो दिल्ली में भी इनकी जगह है। तो दिल्ली में भी कांग्रेस के लीडर्स इनके यहाँ विज़िट किए हैं, गांधी इनके यहाँ विज़िट करते हैं, और राजेंद्र प्रसाद विज़िट करते हैं, बोस विज़िट करते हैं, और इसके अतिरिक्त पटेल ने विज़िट किया है। और 1939 में जब युद्ध होता है तो उस समय यहीं से ये लोग वायसराय को मिलने जाते हैं, इसकी अभी मैं चर्चा करूँगा। तो इनके साथ बातचीत चल रही है। इसमें जो मोटी बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, बातचीत कहीं भी कहीं आगे नहीं पहुँचती है, किसी सिरे पे नहीं चढ़ती है। क्यों? जिन्ना बस एक ही लाइन पे अड़े हुए हैं इनके साथ, जो कांग्रेस उस समय नहीं मान रही थी। वो ये था कि आप सबसे पहले ये स्वीकार करें कि भारत के मुसलमानों की एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। वो ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं, बात आगे चलती ही नहीं है। यहाँ तक कि एक बार गांधी ने प्रपोजल दिया और उनको मौलाना आज़ाद को कहा कि आप पत्र लिखें, गांधी ने स्वयं भी प्रपोजल दिया, तो आज़ाद की चिट्ठी का इसने जवाब ही नहीं दिया, और गांधी को मना कर दिया कि नहीं, मैं मौलाना आज़ाद से नहीं मिलूंगा, मैं कांग्रेस के किसी भी मुसलमान प्रतिनिधि से नहीं मिलूंगा, क्योंकि मुसलमान कांग्रेस का है ही नहीं, तो मैं तो उसको मिलूंगा नहीं। तो ये बात 46 में कई इतिहासकार लिखते हैं, 46 तो होता ही होता है, वहाँ भी हम जब पहुँचेंगे चर्चा करूँगा। ये तो बात 1939 में ही आ गई है। तो जिन्ना का माइंड क्लियर है यहाँ पर, उसने 1939 में ही मौलाना आज़ाद से मिलने से इनकार कर दिया था कि मौलाना आज़ाद से मैं नहीं मिलूँगा, क्योंकि कांग्रेस हिंदुओं को रिप्रेजेंट करती है, कांग्रेस मुस्लिम को रिप्रेजेंट नहीं करती। मुसलमानों की पॉलिटिकल पार्टी मुस्लिम लीग है,
तो वो क्लियर है इस बात से 1939 में। तो 1938-1939 में जिन्ना की बातचीत कांग्रेस के साथ हुई है, लेकिन किसी भी तरह से कोई बात सिरे चढ़ी नहीं, क्योंकि पहले पॉइंट पे ही बात आगे बढ़ती ही नहीं थी, यहीं पे ही बात खत्म हो जाती थी। अब इन सारी परिस्थितियों के अंतर्गत फिर मैं 1939 के, और ये जो सभी बातें मैंने बताई आपसे, इसका हमें रिकॉर्ड जो है ना, जो मुस्लिम लीग के जो रिकॉर्ड्स हैं उनमें तो मिलता ही है, या कांग्रेस के रिकॉर्ड में भी हमें मिलता है। ये सारा रिकॉर्ड हमें ब्रिटिश रिकॉर्ड्स में भी मिलता है। ब्रिटिश लाइब्रेरी लंदन में जो इन 4 प्रांतों के गवर्नर हैं, उनकी जो वाइसराय को रिपोर्ट्स हैं, उनमें सारा रिकॉर्ड मिलता है। उनमें से पंजाब के रिकॉर्ड तो पब्लिश भी हुए हैं, वो रिकॉर्ड लियोनाल कार्टर है उसका नाम, तो उसने पब्लिश भी किए हैं। बाकी 4 प्रांतों के भी जो मैंने मुस्लिम लीग के लीडर्स का नाम बताया है ना, ये मिलते हैं, क्योंकि लगातार गवर्नर के साथ जो प्रीमियर था उसकी डिस्कशंस होती थी, बातचीत होती थी, तो बताता है। जैसे अगर पंजाब का मैं जिक्र करूं, पंजाब में 38 में पहले जो है एमरसन गवर्नर थे, उसके बाद HD क्रैक हैं, CRAI के क्रैक, तो इनकी चिट्ठियां हमें मिलती हैं जो लिनलिथ गो के लिख रहे हैं, वो रिपोर्ट करते हैं। तो उसमें बताते हैं जगह जगह जहाँ भी आवश्यकता होती है भी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की मीटिंग हुई या काउंसिल की मीटिंग हुई और मुस्लिम लीग वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें सिकंदर हयात गए थे, सिकंदर हयात खां की जिन्ना के साथ बातचीत हुई, मैंने उनसे पूछा, वो सारा लिखते हैं। ये जो बातें यहाँ पे पंजाब का गवर्नर लिख रहा है, यही बातें बंगाल के गवर्नर, ये सारी रिपोर्ट बंगाल का गवर्नर, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का गवर्नर, सिंध का गवर्नर, ये सारी रिपोर्ट दे रहे हैं। और यहाँ पे पंजाब की तरफ अगर हम बात करें तो पंजाब का गवर्नर तो बार बार लिखता है, पंजाब का गवर्नर लिखता है, एमरसन ने भी लिखा है, ये क्रैक ने भी लिखा है कि सिकंदर हयात खां जो है ना, इसको वो धीरे धीरे से इसकी सिचुएशन को ख़राब कर रहा है और इसको समझ में नहीं आ रही है। जबकि सिकंदर हयात खां की फेवर करता है, गवर्नर दोनों फेवर करते हैं कि सिकंदर हयात खां ऐसा नहीं है। अब हम यहाँ पे कोई डिसीजन तो दे नहीं रहे, एज हिस्टोरियन मैं कोई जजमेंट तो दे नहीं सकता, और मुझे लगता है कि जो गवर्नर लिख रहे थे वो भी ठीक नहीं था, कि सिकंदर हयात खां ऐसा नहीं था कि वो जो है उसको जिन्ना को मान नहीं रहा था, उसे भी ये मालूम था, क्योंकि इसे मालूम था कि यदि तुम मुसलमान के और मुस्लिम लीग का विरोध करोगे तो तुम्हारी सरकार भी नहीं चलने वाली है, ये वो जानता था, इसलिए वो सारा कुछ करने जा रहा था, ऐसा कुछ है। तो ये सारी पोजीशन आप देखें, यानी गवर्नर के साथ भी उसका इनडायरेक्ट ताल्लुकात तो हो गया जिन्ना का, सरकार के साथ चल रहा है उसका, लेकिन प्रत्यक्ष तौर पे नहीं है। तो वो तो अपनी जो उसकी कड़ी, अपनी जो चीज़ थी ना, उसको साध रहा था। या बल्कि यहाँ पे मैं ऐसे कहना चाहूँगा, मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूँगा, वो ये कि जिन्ना जो है ये वास्तव में एक्चुअल जो इसकी ट्रेनिंग थी ना प्रोफेशनल जिन्ना की, वो थी एज लॉयर, एज एडवोकेट, और एज एडवोकेट बहुत बढ़िया है, इससे इनकार नहीं है। भले ही उसने राष्ट्रीय आंदोलन का सत्यानाश करा, लोगों को मरवाया, पार्टीशन करा, लेकिन वो एडवोकेट बढ़िया है। यहाँ राजनीति में भी जो है ना, पॉलिटिक्स में भी वो इसको एडवोकेट की तरह से ही चल रहा है, बहुत बढ़िया एडवोकेट है वो। और उसका क्लाइंट है मुस्लिम इंडिया, मुसलमान जो जनता है, ये उसकी क्लाइंट है। अपने क्लाइंट को जिताना है उसने, सीधी सी बात है। मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने क्लाइंट को जिताना है, उसको हराएगा नहीं, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना केस हारता ही नहीं था। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने क्लाइंट को केस जिताना है, वो समर्पित है अपने क्लाइंट के प्रति, उसके लिए वो सारे कुछ कर रहा है, सारी स्ट्रेटेजी बना रहा है वो। इसलिए वो जब इनसे बातचीत कर रहा है ना मुसलमान नेताओं से, यहाँ पे भी उनका फोकस उसका मुसलमान नेता नहीं है, उसका फोकस मुस्लिम जनता है। मुस्लिम जनता, उसकी क्लाइंट मुस्लिम जनता है। उसके लिए वो इनको पहले कह रहा है, पहले इनको तो ठीक करूँ, पहले इनको तो सही कर लूँ, पहले इनको तो मजबूत कर लूँ, कांग्रेस को तो बाद में देखूंगा, अंग्रेज़ को तो बाद में कर लेंगे, पहले इनको ठीक करें। तो वो इस तरीके से चलता है, इन सबके साथ जो भी बातचीत होती है वो ऐसे ही चलता है। इसलिए उसकी है कि सबसे पहली देखो, अगर आप यहाँ देखें, जैसे मैंने अभी कहा ना, कांग्रेस से उसने आगे पहले ये मानो, तो ये बात उसने कांग्रेस से कही है। यही बात 37 में उसने फजलुल हक से भी कही थी, यही बात उसने सिकंदर से भी कही थी कि भाई बाकी बातें तो बाद में होंगी, पहले ये मान जाओ कि भारत के मुसलमानों की राष्ट्रीय स्तर पे एक ही पार्टी है और वो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। वो बोले ठीक है जी। फिर दूसरी बात बताइए, ये मान जाओ कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का सबसे बड़ा नेता मोहम्मद अली जिन्ना। तो ये बात जो उसने कांग्रेस से कही है, उसने उससे भी कही है, यही बात बाद में अंग्रेज से भी करेगा। तो जिन्ना जो है यहाँ पे, वो मैंने जैसे बताया, वो उसकी जो क्लाइंट है ना, अपने क्लाइंट के प्रति वो समर्पित है, वो क्लाइंट को जिताना है उसने। तो ये सारा वो कर रहा है सारा कुछ, और क्लाइंट को जिताने के लिए वो राष्ट्र की बात करने की तरफ चला हुआ है।
फिर 1939 के सितंबर में युद्ध की शुरुआत हो गई। जो युद्ध से पहले अपनी स्थिति उसने मजबूत कर ली है, जो किताबों में सामान्यतः कम मिलता है, मिलता ही नहीं है, सामान्यतः कम क्या, वो मिलता ही नहीं है। तो जिस शख्स ने जो है राष्ट्रीय आंदोलन के और हजारों सैकड़ों लोगों के बलिदानों को सुहा कर दिया, मिट्टी डाल दी, वो देखो तो सही कर क्या रहा था। वो तो ये कर रहा था यहाँ से। आप उनको 46 में जाके कह रहे हो कि नहीं मान जाओ, भाई वो तो उस चीज़ को पहले ही मजबूत किया बैठा है, आप उसको 46 में क्या कह रहे हो? 40 में तो मानेगा ही नहीं वो। तो कांग्रेस को ये दिखाई नहीं दे रहा है, कांग्रेस को 1938 दिखाई नहीं दे रहा है, 1939 उसको दिखाई नहीं दे रहा था कांग्रेस को। अब 1939 में जब युद्ध की शुरुआत हुई। अच्छा सर, इसमें थोड़ा सा ये बताएं सर कि जैसे अभी तक तो हम देख रहे हैं कि जिन्ना का जो इनर मोस्ट पर्सनैलिटी है, उसकी जो ट्रेट है, उसकी जो स्किल है, वो उसके काम आ रही है, पर इस पूरे प्रोसेस में कहीं अंग्रेजों को भी देखते हैं आप कि वो कहीं ना कहीं इसको कैटलिस्ट की तरह कुछ दे रहे हो, कुछ और कर रहे हो, जो बाद में तो बहुत ज्यादा उभर के सामने आती है। क्या वो भी कोई जुड़ता है इन्फ्लुएंस इस पीरियड में? हाँ, अभी जो मैं अगली चर्चा करने जा रहा था वहाँ से शुरू हो जाएगा ये, लेकिन 39 तक ऐसा नहीं है। अच्छा, 39 तक अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया भी है। पंजाब के गवर्नर की मैंने बात की, एमरसन की मैंने बात की आपसे, HD क्रैक की बात की। ये सचमुच सही मायने में सिकंदर रियाद के हिमायती थे। इसी तरह से आप गवर्नर ऑफ बंगाल की भी अगर बात कर रहे हैं, ये फजलुल हक का हिमायती है, ये इसके हिमायती नहीं थे। लेकिन खुद जिनकी हिमायत वो कर रहे हैं, वो स्वयं कह रहे हैं जी हमारा नेता जिन्ना। ब्रिटिश नहीं कर रहा था, ब्रिटिश 39 के बाद करता है। 39 के सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ब्रिटिश ने इसको किया है, और वो धीरे धीरे फिर बढ़ जाता है बिल्कुल ही, फिर तो बहुत ही ज़्यादा नज़दीकियाँ हो जाती हैं। फिर तो ब्रिटिश इससे भी ज़्यादा करता है, 46 में 47 में तो वो अलग इशू आ जाता है, लेकिन 37 38 में नहीं है। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, बार बार वही बात आ रही है। तो ये जिन्ना तो पहले से कर रहा है, ब्रिटिश तो बाद में आ रहा है, कांग्रेस बाद में आ रही है। जिन्ना क्या कर रहा है आप उसकी तरफ देखें ना। जिन्ना तो ये किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, कोई समझ नहीं पा रहा है। 39 में जब युद्ध हुआ है ना, वहाँ पे जो आपने प्रश्न किया है वो थोड़ा थोड़ा वहाँ पे आके आपको जवाब मिलेगा उसका। युद्ध की शुरुआत हुई 3 सितंबर, 1 सितंबर को युद्ध हुआ। 3 सितंबर 1939 को वायसराय ऑफ इंडिया लिनलिथगो ने ये घोषणा कर दी कि इंडिया इज पार्टिसिपेटिंग इन द वार अगेंस्ट जर्मनी, इंडिया इज पार्टिसिपेटिंग इन द वार ऑन द साइड ऑफ द ब्रिटिश अगेंस्ट जर्मनी। ये विदाउट कंसल्टिंग कांग्रेस। अब कांग्रेस ये कहती है भैया हमारी तो सरकार है, वो ठीक है, अभी तुम्हारी सरकार है, वो तो वायसराय है, वो अपने हिसाब से कर रहा है, अब आप करो क्या, आपने क्या करना है। यहाँ पे इंडियन हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा एक मोड़ आता है, या कुछ गलती हमें नज़र आती हैं जिसके परिणाम बहुत दुखद आगे चल के आते हैं। लेकिन ये करने से पहले मैंने जिन्ना का लेखो जोखो किया, क्योंकि वो मुझे इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण लग रहा है। अचानक से नहीं हुआ सारा कुछ, यहाँ जो भी होगा। तो कांग्रेस ने वर्किंग कमेटी की अपनी मीटिंग बुलाई है यहाँ पर वारदा में, और अगर मुझे ठीक से डेट याद आ रही है तो सितंबर की 8 तारीख से लेकर 15 तारीख तक मीटिंग है ये। और इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए बोस को स्पेशली इनवाइट किया गया। हालांकि 1939 में क्राइसिस हो चुका था कांग्रेस की प्रेसिडेंटशिप को लेकर, बोस ने इस्तीफ़ा दिया था, उनके खिलाफ जो है डिसिप्लिनरी एक्शन हो चुका था सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मामला था। इसने कांग्रेस वर्किंग कमेटी में उनको भी बुलाया गया था। और इसके अलावा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के 2 लीडर्स राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, उनको भी बुलाया गया। यहाँ पे गांधी ने कहा कि, और इससे पहले वैसे गांधी और जिन्ना की मुलाकात वायसराय से हो चुकी है मीटिंग से पहले। 4 सितंबर को गांधी और जिन्ना दोनों ही मिल चुके। सुबह पहले गांधी को बुलाया वायसराय ने, और उसके 2 घंटे बाद उन्हें जिन्ना को पहले, वो तो 1 दिन पहले आ गया था उनके पास। ये दोनों ही मिले, जिसमें गांधी ने कहा कि भाई निजी तौर पे, क्योंकि गांधी नॉन वायलेंस की बात करते हैं, तो युद्ध की बात के तो मैं वैसे विरोध में हूँ, और हिटलर इंग्लैंड को तबाह करेगा, मुझे तो ये अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मेरी निजी राय है, ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी तय करेगी हमें क्या करना है। और यही बात जिन्ना ने कही। जिन्ना ने कहा भी कांग्रेस वर्किंग कमेटी। हालांकि जिन्ना कांग्रेस, आप देखें, जिन्ना मुस्लिम लीग के नेताओं को तो कहते हैं भाई मैं ही हूँ, लेकिन जब कभी अंग्रेज से और कांग्रेस से बात होएगी तो कहेगा मैं मुस्लिम लीग वर्किंग कमेटी से पूछूंगा। खुद कभी कमिट नहीं करके आता है।
यहाँ तक कि 47 में जब बंटवारे की बात फाइनल डिस्कस हो गई, 2 जून की रात को जो है ये अनाउंस करने वाली बात आ गई, सारा कुछ करना है ये होना है, तो उस समय भी इसने मना किया था। और जिन जो है दिल्ली को वाइसराय माउंटबेटन थोड़ा परेशान भी हुआ था, कहते जी आपकी इस कहानी से कहीं मेरी बातचीत ही अधूरी ना रह जाए और हम मुश्किल में पड़ जाएं। तो जिन्ना कहता है भाई नहीं, जो नियम है वो तो नियम है, वर्किंग कमेटी से पूछ के ही बताऊंगा। तो जिन्ना ने यहाँ भी यही कहा, मैं मुस्लिम वर्किंग कमेटी से बात करूंगा फिर मैं आपको बताऊंगा। तो ये 4 सितंबर को इसने गांधी और जिन्ना को बुला लिया था, दोनों को इकट्ठे मतलब एक एक करके बुलाया। जिन्ना का कद बढ़ गया। अब ये जिन्ना का कद कैसे बढ़ा, ये तो अब देखें जो 38-39 मैंने एक्सप्लेन किया वहाँ से बढ़ा है ये। हालांकि सिकंदर याद कहाँ यहाँ पे जब उसके साथ बातचीत है ना ये 39 में इसके गवर्नर के साथ, तो वहाँ पे सिकंदर याद खां भी थोड़ा निराश नजर आता है कि भाई अब तो अंग्रेज इनसे बातचीत कर रहा है। अब उसको लगता है कि ये तो बात आपके हाथ से चली गई, लेकिन अब वो ये नहीं कह सकता था क्योंकि आपने स्वयं इस बात को स्वीकार की है, लेकिन उसके मन की ये हमें वेदना हमें नज़र आती है यहाँ पर। एनिया हम बात कर रहे थे कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने यहाँ पे गांधी ने कहा भी मेरा ये निजी विचार है, लेकिन आप वर्किंग कमेटी में देखिए आप क्या करना चाहते हैं। तो कांग्रेस में 2 ओपिनियन आई यहाँ पर। तो हमारा तो ब्रिटिश राज के विरोध में संघर्ष है, तो उचित समय है, हम जन आंदोलन करेंगे और ये जन आंदोलन मुझे लगता है आखिरी होगा और हम जीत जाएंगे। लेकिन नेहरू ने कहा नहीं, ये तो भाई यूरोप के अंदर साम्राज्यवाद और जो है उसमें फांसीवाद के बीच में संघर्ष है और फांसीवाद बहुत खतरनाक है, तो इसलिए हम इस समय इसका विरोध नहीं करेंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। और यही ओपिनियन ये कांग्रेस कमेटी ने पास कर दिया, ये कांग्रेस की ये थी। हाँ, लेकिन हमें बताए ये चाहते क्या है हमारे बारे में। तो भाई वो ब्रिटिश तो क्यों अपनी बात करेगा ना, ब्रिटिश आपकी बात तो नहीं करेगा। तो इस पे पहले एक लेक्चर में मैं आपके साथ चर्चा कर चुका हूँ। तो कांग्रेस की एक ऐसी भूल थी जिसको माफ़ किया ही नहीं जा सकता, इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते, और इसका लाभ जो है जिन्ना को हुआ। लेकिन अभी जो आज मैंने चर्चा की और 4 दिन से हम कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे बेसिकली कांग्रेस की बात नहीं कर रहे थे, हम जिन्ना के पक्ष उससे चल रहे थे। तो ये जिन्ना को जो कुछ मिला ना वो कांग्रेस की गलती से नहीं मिला है, सिर्फ ये जिन्ना ने खुद भी किया है। ऐसा नहीं है कांग्रेस ने गलती कर ली और जिन्ना की झोली में आ गया, नथिंग लाइक दैट। ये जिन्ना आप देखें ना 37 से कर क्या रहा है साहब। अंग्रेज को उसने बुलाया था कांग्रेस के कहने से नहीं बुलाया, गांधी के, नेहरू के या पटेल के या बोस के कहने से वायसराय ने उसको नहीं बुलाया था। वायसराय ने बुलाया था उन मुसलमान नेताओं के कहने से जो मुसलमान जनता के सबसे बड़े नेता थे, और उनको किसने मनाया था, जिन्ना ने। अब उनको भी समझ में बाद में आया कि अब तो भाई नेता मोहम्मद अली जिन्ना। तो यहाँ पे वायसराय ने फिर इनसे बातचीत की है। ये 4 सितंबर 1939 से लेके अक्टूबर के एंड तक, हो सकता है मैं सही गिनती थोड़ा सा ना कर पाऊँ, लेकिन 4 या 5 बार जिन्ना की मुलाकात हुई है वायसराय के साथ। वायसराय का कद तो बहुत बढ़ गया है, और यहाँ से शुरू होती है वो बात जो आप पूछ रहे थे, दोस्ती। अब ब्रिटिश को ज़रूरत है, तो ब्रिटिश को दुनिया में बताना है, यूरोप में बताना है भाई देखो हम हिंदुस्तान में एक पार्टी हमारी सपोर्ट कर रही है और इंडिया के भीतर भी उसको चाहिए। तो जिन्ना ने कहा ठीक है, मैं पहले तो वर्किंग कमेटी से पूछूंगा। वर्किंग कमेटी से तो पहले से ही उसने प्रस्ताव पास करवा लिया, और वही बात जाके फिर उसने कही जो बात सिकंदर हयात खां को उसने 37 में कही थी, वही उसने वायसराय को कही कि भाई 2 शर्त है मेरी तरफ से, अनकंडीशनल सपोर्ट देगा भारत का मुसलमान, तो भारत का मुसलमान की पार्टी वो है मुस्लिम लीग, अनकंडीशनल सपोर्ट देंगे आपको। 2 बात माननी है कि भारत के मुसलमानों की एकमात्र पार्टी मुस्लिम लीग, और मुस्लिम लीग का सबसे बड़ा नेता जिन्ना, मुस्लिम लीग का सबसे बड़ा नेता जिन्ना। तो अब ब्रिटिश वायसराय ने कहा तो बहुत आसान काम है, तो मुश्किल कोई नहीं, एक्सेप्टेड, वो एक्सेप्ट हो गया। तो 1939 के सितंबर अक्टूबर में जिन्ना का कद भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में, या कह लो मुस्लिम लीग का इतिहास, मैं तो उसका मुस्लिम लीग बाद में कहा क्योंकि एक्चुअल इतिहास तो स्वतंत्रता संग्राम का है। ये सारा इतिहास तो स्वतंत्रता संग्राम है, यहाँ लाखों करोड़ों लोग हिस्सेदारी कर रहे हैं। उस स्वतंत्रता संग्राम में जिन्ना का कद हो गया गांधी के बराबर। वो गांधी जो मेरे हिसाब से भारत के लोगों का नेता था, वो कांग्रेस का थोड़ा ही था, वो तो भारत के लोगों का नेता था, उसके बराबर खड़ा हो गया। भाई आपने आंदोलन कुछ किया नहीं, कुछ
अचीवमेंट आपकी कोई है नहीं इस तरीके से, लेकिन आप जो है सबसे बड़े नेता बन गए, उसके बराबर आगे खड़े हो गए हैं। अब उसके बाद जो भी बातचीत होगी किसके साथ होगी? वो जिन्ना के साथ होगी। अब कांग्रेस भी अगर बात करेगी तो कांग्रेस को भी सोच के करना पड़ेगा। पहले जिस हिसाब से नेहरू सोचता था ना कि कुछ नहीं, अब हालांकि कांग्रेस अभी भी मतलब ढीला ढाला सा ही ले रही है, कांग्रेस को भी समझ ज़्यादा अभी भी नहीं आ रही। अंग्रेज को समझ में आ गया और प्रांत के मुस्लिम लीडर को बिल्कुल समझ में आ गया। खास तौर पे यदि आप सिंध और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस देखें, तकरार जो चलती थी इसके बाद धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। और जिन्ना की बात को ना माने ऐसा तो कोई प्रांत का मुसलमान नेता सोच ही नहीं सकता। उसके बाद तो उसको माने ही मानेगा। इसके बाद तो जिन्ना जो है राष्ट्रीय स्तर का एक बहुत बड़ा नेता है और मुसलमान पार्टी मुस्लिम लीग मुसलमानों की पार्टी है और प्रांतीय स्तर पे आपने उसको स्वीकार कर ही लिया। तो 1939 में 1939 के एंड में जब हम आते हैं ना, तो 1939 का एंड जो है यहाँ पे एंड करते हुए हम एक बात और करेंगे, आखिरी बात करके फिर हम इसको समाप्त करेंगे। तो आखिरी विषय क्या है जो मैं बता रहा हूँ कि 37 से ही उसके मन में क्या है वो 39 में निश्चित भी हो जाता है। 1939 में मोहम्मद अली जिन्ना ने एक सब कमेटी का निर्माण किया, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की सब कमेटी। उस सब कमेटी के चेयरमैन साहब खुद हैं ये मोहम्मद अली जिन्ना। उसके मेंबर हैं सिकंदर हयात खां और फजलुल हक, चौधरी खालिद जम्मन, राजा महमूदाबाद, लियाकत अली खान। और वो सब कमेटी के उसका सब कमेटी बनाई क्या गई, सब्जेक्ट क्या था? टू सेव गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। भाई हालात ठीक नहीं है, क्या करें ये बताओ। और उसमें साहब उसने आइडिया दे दिया था भाई मुसलमानों का अलग से कोई बना दो राष्ट्र, उसने वहाँ आइडिया दिया है। 40 में जो उसने आइडिया दे दी, सब कमेटी बनी है, ये तो ऑन रिकॉर्ड है, ये तो सभी डॉक्यूमेंट्स में मिलता है, इसके लिए कहीं ज़्यादा खोजबीन करने की ज़रूरत नहीं है, ये सभी डॉक्यूमेंट्स है। फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान के डॉक्यूमेंट्स में है ये ब्रिटिश के रिकॉर्ड में भी मिलता है, प्रांत के रिकॉर्ड में मिलता है और ये इवन जो है आर्काइव्स रिकॉर्ड्स में भी मिल जाता है। इसमें सिकंदर हयात खां भी एक स्कीम लेके आया है, कोई ऑप्शन ही नहीं बचा उसके पास। सबसे पहले स्कीम वो लेके आता है कि उसको भी दिखाना है मैं भी आपके साथ हूँ, मैं भी मुस्लिम लीग का बहुत बड़ा नेता हूँ। सिकंदर हयात खां एक स्कीम लेके आ गया, बाद में हम चर्चा करेंगे, मैं बताऊँगा आपको। सिकंदर हयात खां स्कीम लेके आता है और सैयद गुलाम जो है इसमें हिदायतुल्लाह स्कीम लेके आता है, सदाउल्लाह खान स्कीम लेके आता है, फजलुल हक स्कीम लेके आता है। सभी अपने अपने फेडरेशन की स्कीमें लेके आए हैं इसमें कि मुस्लिम राष्ट्र के लिए क्या किया जाए, मुसलमानों के लिए क्या किया जाए, वो अलग से इसमें बातचीत होती है। तो 1939 के एंड में जब हम पहुंचते हैं तो जहां एक तरफ युद्ध की शुरुआत हुई और कांग्रेस की बहुत बड़ी गलती के कारण से जिन्ना का कद बढ़ गया, मुस्लिम लीग का कद बढ़ गया और कांग्रेस और जो है मुस्लिम लीग के बीच की जो यूं कह लीजिए कि तकरार थी वो यहाँ से ज़्यादा शुरू हो गई। और या यूं कह लीजिए कि ब्रिटिश राज की नज़र में अब जिन्ना उतना ही महत्वपूर्ण बन गया था जितना कि कांग्रेस या गांधी थे। लेकिन साथ ही साथ मैंने एंड करते हुए ये भी बताया कि ये जो उसके मन का एक विचार था, एक आइडिया था, जो पर्सपेक्टिव 37 से हमें थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, स्पष्ट नहीं है लेकिन वो एक अगर गहरे में हम देखें तो दिखाई देता है। 39 के तौर पे तो वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यूं तो 40 में भी जब प्रस्ताव पास किया गया था ना, जिसका कल हम चर्चा करेंगे, पाकिस्तान शब्द तो इसने वहाँ भी प्रयोग नहीं किया है, लेकिन शायद वो नाम तो बाद में अपना बन जाएगा, कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं थी, वो तो नाम बता देंगे बाद में क्या है। पर अलग राष्ट्र हो ये बात तो 39 में इसने सब कमेटी में बता दिया। और सब कमेटी में स्कीम जिन्ना की तो है ही नहीं, बाद में चर्चा करेंगे, स्कीम तो दूसरे लेके आ रहे हैं। यानी जिन्ना के जितने उस समय ये आर्डेंट दोस्त हैं, फॉलोअर कह लीजिए, सहायक कह लीजिए, मित्र कह लीजिए, ये सारे समझ चुके हैं जिन्ना क्या चाहता है, ये समझ चुके हैं जिन्ना क्या चाहता है, तो उसी कारण से उस तरह की स्कीमें लेके आ रहे हैं। और फाइनली वो स्कीम आगे हमें 1940 में बहुत सच्ची 3 महीने बाद नज़र आ जाएगी हमें। तो ये 38-39 का ये सफ़र है मोहम्मद अली जिन्ना का, मुस्लिम लीग का। पार्टीशन की तरफ जा रहा है ये, सीधा सीधा ये साफ साफ पार्टीशन की तरफ जा रहा है। और ये सब कुछ देखने करने के बावजूद भी ब्रिटिश को समझ आ रही है नहीं समझ आ रही है तो प्रश्न ही नहीं है, इसकी आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि ब्रिटिश को इससे ज़्यादा मतलब भी नहीं है।
तो ब्रिटिश को जहाँ सूट करेगा वो सपोर्ट करना शुरू कर देगा। प्रश्न यहाँ पे कि जो पार्टी अपने आप को ये कहती थी कि मैं स्वतंत्रता संग्राम कर रहे हैं, हम तो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, यूनाइटेड इंडिया जो बार बार कह रही है भाई हमारे सभी जो हैं हिंदू मुसलमान सभी है जो है हमारे साथ हैं वो है, तो वो क्या कर रही थी, पर उनके लिए ज़रूर प्रश्न था ये। तो यहीं पे आज की बातचीत हम समाप्त करेंगे।